तू लंबी रेस का घोड़ा है, तू प्रोड्यूसर बन जा। एक सामान्य सीधा साधा आदमी जो 2 वक्त की रोटी के लिए रेलवे में काम करता था। दिन भर की नौकरी में कभी समय मिल जाए तो एक आधा गीत लिख लेता था। किसी ने माया नगरी बुला लिया और वो सीधा साधा आदमी शैलेंद्र बन गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हो मेरी यानी अनामिका की आवाज़ आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज की कहानी दर्द की वो दास्तां है जिसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक पल के लिए समय रुक जाता है और एक सवाल मन ही मन गूंजता है, क्या दुनिया में ऐसे भी लोग हैं? ये किसी एक्टर की बायोग्राफी नहीं और ना ही भूला बिसरा किस्सा है। बस कुछ बातें हैं उस महान कवि की जिसने अपने कलम से सुहाने गीत रचे थे। शैलेंद्र ऐसे इंसान थे जिनके गीतों ने लोगों के घर बसाए, पर उनका खुद का घर कभी बसा नहीं। सुख, समाधान, शांति और प्यार के 2 पल, ये बातें उनके जीवन की परिभाषा से बहुत दूर थे। फिल्म निर्माण में उतरने की सलाह मिलते ही ये भोला भाला इंसान तीसरी कसम फिल्म की तैयारी में लग गया। उन्हें ना ही फिल्म की समझ थी और ना ही फिल्म निर्माण की। उन्हें बस भरोसा था अपनों पर वो अपने ही लोग होते हैं जो आस्तीन के सांप निकलते हैं। जिन लोगों को शैलेंद्र अपना मानते थे, उन्होंने शैलेंद्र को अपना माना ही नहीं। बस वे राज कपूर थे जिन्होंने इस फिल्म के लिए शैलेंद्र से सिर्फ 1 रुपए लिए थे। आगे चलकर सभी लोगों के पाप धुल गए और जिसने सबसे ज्यादा मदद की उसे पाप का सौदागर बनाया गया। बड़े ही कम लागत में सत्यजीत रे साहब फिल्में बनाते थे। उनकी पाथेर पांचली फिल्म से प्रेरणा लेकर शैलेंद्र ने एक एक पैसा जोड़ा। उन्होंने प्राथमिक जरूरत के हिसाब से पैसे इकट्ठे कर लिए। उन्हें लग रहा था कि उनके अपने लोग उनसे कम पैसे लेंगे, पर सबने बराबरी के साथ शैलेंद्र को खूब लूटा। सब जानते थे कि जिनसे वे पैसे ले रहे हैं उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया है। बस वे राज कपूर थे जिन्होंने उनसे सिर्फ 1 रुपए लिए। क्योंकि वहीदा रहमान उस वक्त की टॉप मोस्ट हीरोइन थी, इसीलिए शैलेंद्र से उन्होंने सबसे अधिक पैसे लिए। शंकर जयकिशन के लिए तो शैलेंद्र ने सबसे अधिक गीत लिखे थे। उन्होंने भी अपना भाव कम किया नहीं। तीसरी कसम फिल्म की कहानी शॉर्ट स्टोरी के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु इस प्रसिद्ध उपन्यासकार ने लिखी थी। साल 1954 में पब्लिश हुई इस कहानी का टाइटल मारे गए गुलफाम था। इस कहानी का कॉपीराइट खरीदने के बाद शैलेंद्र ने उन्हीं को स्क्रिप्ट लिखने की जिम्मेदारी दे दी। गीतकार क्या जाने व्यवहार, ये बात शैलेंद्र पर बिल्कुल जचा। उस वक्त के बड़े बड़े टेक्नीशियन और कलाकारों को लेकर उन्होंने ऐसी कहानी पर फिल्म बनाने का जिम्मा उठाया जिसे सुनकर सब लोग बस यही कहते थे, ये फिल्म नहीं चलेगी। इस फिल्म के निर्माण के पहले दिन खर्चों का बादल शैलेंद्र पर टूट पड़ा। गाने के रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो के एसी खराब हो गए। फिल्म का पहला दिन पनौती के साथ शुरू हुआ। स्टूडियो का भाड़ा और बाकी लोगों का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसीलिए स्टूडियो को ठंडा करने के लिए बर्फ के बड़े बड़े बॉक्सेस लाए गए। बहुत सारा समय गुजर जाने के बाद शैलेंद्र ने वो गाना रिकॉर्ड कर लिया जिसे आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। इतिहासकारों की बात माने तो वो समय 1961 से 1963 के बीच का था। शैलेंद्र की फिल्म की शूटिंग 25% भी नहीं हुई थी। 2 बड़े सितारों को लेकर फिल्म बनाने की हिम्मत सिर्फ अनुभवी फिल्मकार कर सकता था, पर शैलेंद्र के पास फिल्म निर्माण का कोई अनुभव नहीं था। भागदौड़ भरी जिंदगी और उसमें कमजोर होती सेहत, आपकी परेशानी या शारीरिक कमजोरी न सिर्फ आपके चेहरे से पता चलती है, बल्कि आपके बालों का झड़ना और गंजापन अप्रत्यक्ष रूप से आपको अपमानित महसूस कराता है। परेशानी के कारण आपके बाल झड़ने लगे तो समझ जाना कि बालों को वो पोषक तत्व नहीं मिल रहे जिनके कारण आपके बालों में मजबूती आती है। बायोटिन, जिंक और मल्टीविटामिन्स की कमी के कारण भरी जवानी में गंजापन आता है। और इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम सिर्फ डाइट पर इसलिए निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि हम अपनी रोजी रोटी को अधिक महत्व देते हैं और इसी कारण से हमारे भोजन में उन पौष्टिक तत्वों की कमी आ जाती है। अगर हम आपसे कहें कि उन पौष्टिक तत्वों को कैंडी या जेली के रूप में खाना संभव है
तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, पर इस संभव बात को संभव कर दिखाया है मैन मैटर्स कंपनी ने। मैन मैटर्स हेयर गमीज एक हेयर विटामिन सप्लीमेंट है जिसे आप स्वादिष्ट और मीठी मीठी टॉफी के रूप में सीधे खा सकते हैं। जी हाँ, नो डाइट नो वरीज। मैन मैटर्स सप्लीमेंट की सिर्फ एक गमी में है 20 अंडों इतना बायोटिन, 20 काजू जितना जिंक, एक गाजर जितना विटामिन ए, आधे संतरे जितना विटामिन सी, 20 बादाम जितना विटामिन ई, और तो और शुगर फ्री, 100% वीगन और जिलेटिन फ्री। ये गमी आपके शरीर के लिए 100% सुरक्षित है। प्रतिदिन एक गमी लगातार 3 महीने तक कंज्यूम करते ही रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अभी से मैन मैटर्स हेयर गमीज खाना शुरू करें और झड़ते बालों से मुक्ति पाएं, वरना देर हो जाएगी। मैन मैटर्स भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां पुरुषों की सेहत का देखभाल रखा जाता है। मैन मैटर्स आपके हेयर, स्किन, वेट, सेक्सुअल वेलबींग, हाइजीन और स्लीप को लेकर कार्यशील है और उन्हें लेकर नए उत्पादन करता रहता है। मैन मैटर्स के काबिल डॉक्टर्स पुरुषों की सेहत के लिए फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी देते हैं। तो देर किस बात की कर रही हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मैन मैटर्स हेयर गमीज खरीदें। उस वक्त राज कपूर अपनी होम प्रोडक्शन की फिल्म संगम की शूटिंग में व्यस्त थे और उधर वहीदा रहमान के पास भी बहुत सारी फिल्में थी। दोनों अपनी अपनी जगह व्यस्त रहते थे। दोनों की डेट आसपास में ना मिलने के कारण 1.5 साल यूं ही गुजर गया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि शैलेंद्र के पास जितने पैसे बाकी थे वे सब खत्म हो गए। अब वे जिंदगी की उस मोड़ पे थे जहां इंसान ना आगे जा सकता है और ना ही पीछे जा सकता है। अगर वे प्रोडक्शन रोक देते तो उन्होंने जितने पैसे लगाए थे उनका रिकवर होना नामुमकिन था। इसीलिए दुर्भाग्य से उन्हें कर्जा लेना पड़ा। फिल्म क्षेत्र में पैसे लगाने वाले लोगों से पैसे लेते वक्त शैलेंद्र उस फिल्म के नेगेटिव्स दिखाते थे। उसे देखकर हर फाइनेंसर यही कहता था, ये फिल्म नहीं चलेगी क्योंकि इस फिल्म में वो एलिमेंट्स नहीं हैं जो जनता देखना चाहती है। इन बातों को सुनकर शैलेंद्र कितने दुखी हो जाते होंगे, शायद ही कोई उसका अंदाजा लगा पाएगा। 1963 से 1964 के दौरान जब भी उन्हें पैसों की कमी होती तुरंत कर्जा उठा लेते थे। कर्जे के बल नीचे शैलेंद्र पूरी तरह से डूब चुके थे, पर उन्होंने तीसरी कसम फिल्म की शूटिंग रोकी नहीं। उन्होंने अतिरिक्त काम करना शुरू किया। जितने भी फिल्मों के ऑफर्स आते वे उनके लिए गीत लिखने लगे, पर गीत लिख लिख कर वे उतना पैसा जमा कर नहीं सकते थे जितना फिल्म के निर्माण में लग सकता था। उनके परिवार में बीवी, 3 बेटे और 2 बेटियां थी। फिल्म के साथ शैलेंद्र को उनकी देखभाल भी करनी थी, पर क्या पता किस्मत को क्या मंजूर था। शैलेंद्र को ना दोस्तों का साथ मिला और ना ही भगवान का। उन्होंने सोचा कि प्रोडक्शन की जिम्मेदारी घर के व्यक्ति को दी जाए तो उनका थोड़ा पैसा बच जाएगा, पर ये उनके जीवन की सबसे बड़ी और अहम गलती थी। शैलेंद्र की पत्नी का नाम शकुंतला था। उनके भाई ने शैलेंद्र को यकीन दिलाया कि वे उनकी फिल्म को कम से कम बजट में खत्म करेंगे। शैलेंद्र ने उसकी बातों पर यकीन करके प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर का काम दे दिया। शकुंतला का भाई शैलेंद्र के सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। उसने फिजूल के खर्चे दर्ज करवाकर पैसा अपनी जेब में डालना शुरू किया। तीसरी कसम फिल्म की शूटिंग मुंबई के नजदीक बसे किसी भी छोटे बड़े गांव में हो सकती थी, पर शकुंतला के भाई ने मध्य प्रदेश जाकर जबलपुर और सागर के बीच बसे बीना इस गांव को चुन लिया। राज कपूर और वहीदा रहमान के साथ पूरी यूनिट को 15 दिन के लिए वहां लेकर भी गया। 15 दिन में शूटिंग खत्म हो जाएगी, इस ख्याल के साथ पूरा यूनिट काम पर लग गया। शकुंतला के भाई ने पूरी यूनिट को यकीन दिलाया कि इतनी दूर शूटिंग करने का फैसला उसने शैलेंद्र को पूछ के लिया है, पर असलियत में शैलेंद्र को इस बात की जानकारी नहीं थी। वहीदा, राज कपूर और मुकेश ने भी ये सोचकर सवाल पूछा नहीं कि वो शैलेंद्र के घर का आदमी है। इस फिल्म में कोई भी सूट बूट नहीं दिखता है, पर फिर भी उसने 20 अंग्रेजी कपड़ों की एंट्री खाते में जोड़ ली थी। इतना ही नहीं, फिल्म में दिखने वाले बैलगाड़ी के हिसाब में भी घोटाला हुआ। एक बार खरीदे हुए बैल शूटिंग के दौरान मर गए, ऐसा लिखकर उसने नए बैलों का खर्चा भी जोड़ लिया। अंततः राज कपूर और वहीदा रहमान ने इन बातों पर ध्यान केंद्रित किया। शकुंतला के भाई द्वारा किया गया भ्रष्टाचार सामने आने के बाद इस सवाल का जवाब भी मिल गया
कि आखिरकार क्यों उन सब को बीना लाया गया था। पूछताछ करने के बाद जवाब मिला कि उसकी प्रेमिका वहां रहती थी। इस फिल्म के लिए शैलेंद्र इस हद तक बर्बाद हो चुके थे कि जिन लोगों से उन्होंने कर्जे लिए थे उनमें से एक इंसान ने उन पर केस ठोक दिया। उस फाइनेंसर का कहना था कि शैलेंद्र जानबूझकर फिल्म की रिलीज डेट आगे ढकेल रहे हैं, पर असलियत में शैलेंद्र पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। उनके पास पोस्टर बनाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। कहानी की शुरुआत में हमने बर्फ के बड़े ब्लॉक्स की बात कही थी। वो पहले दिन का किस्सा था। तब से लेकर पब्लिसिटी तक शैलेंद्र को हर दिन समस्या आई। एक दिन शकुंतला ने शैलेंद्र से कहा कि उनके तिजोरी से पैसे चोरी हो गए हैं। तब शैलेंद्र ने उनसे कहा कि वो पैसे मैंने ही चोरी किए हैं। ये बात शकुंतला ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कही थी। अंततः पब्लिसिटी करे बिना ही दिल्ली के एक थिएटर में तीसरी कसम फिल्म को रिलीज किया गया। वहां हमेशा सी ग्रेड फिल्मों का प्रदर्शन होता था। दुर्भाग्य से खुद शैलेंद्र अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग में उपस्थित नहीं हो पाए, क्योंकि पुलिस उन्हें किसी भी पल गिरफ्तार कर सकती थी। सैकड़ों लोग उन्हें धमकियां देने लगे थे। एक फाइनेंसर ने तीसरी कसम फिल्म के लेखक को ये भी बोल दिया था कि वो शैलेंद्र के कब्र से भी पैसा वसूल करेंगे। शैलेंद्र की मौत कैसे हुई, इस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे। शैलेंद्र के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि जिस फिल्म के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, उसकी सफलता वे देख नहीं पाए। हाँ, ये बात सच है कि शैलेंद्र ने जिस थिएटर में स्क्रीनिंग रखी, वहाँ से अच्छी प्रतिक्रिया आई नहीं। उनके मौत के 4 महीने बाद तीसरी कसम पूरे भारत में प्रदर्शित हुई। जिस सफलता के लिए शैलेंद्र की आंखें तरस रही थी, वो आंखें अब बंद हो चुकी थी। धीरे धीरे करते हुए तीसरी कसम फिल्म का जादू चलने लगा। इस फिल्म ने इतनी सारी कमाई करके दिखाई कि उसका हिसाब रखने के लिए कोर्ट ने कमेटी का गठन किया। फिल्म की कमाई का एक भाग शैलेंद्र के परिजनों को भी मिला। पूरा कर्ज भी उतर गया। भारत सरकार से नेशनल अवार्ड भी मिला। देश विदेश के फिल्म फेस्टिवल में तीसरी कसम फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई। पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में इस फिल्म को लेकर नए फिल्मकारों को पढ़ाया जाने लगा। दिल्ली बोर्ड ने तीसरी कसम फिल्म के शिल्पकार शैलेंद्र इस नाम से नया चैप्टर शुरू किया। इस प्रकार की सफलता देखने के लिए शैलेंद्र जिंदा नहीं थे। ये इंसान जब मुंबई आया था तब उनके पास कुछ नहीं था। मात्र 3 महीनों में वे सर्वश्रेष्ठ गीतकार बन गए। शायद उनकी सफलता सभी लोगों को चुभ रही थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।